कि कल हो कि आप ये भी कह सकते हैं कि चुनाव की क्या जरूरत है। बेवजह इसमें जो है 50-55 हजार करोड़ हर 5 साल में खर्च हो जाता है, तो जनता का पैसा बचेगा। और आपको लगेगा कि ये पीवीटीजी को पेंशन देने से हमको क्या फायदा, इनसे क्या मिलता है देश को, है ना। आपको लगेगा कि विकलांगों को पेंशन देने से क्या फायदा है, इनका क्या महत्व है, जीडीपी में इनका क्या कंट्रीब्यूशन है। तो ये कंपनी तो है नहीं देश की, आप मुनाफे के तर्ज पर सोचेंगे कि खर्च कैसे कम किया जाए, कॉस्ट कटिंग के तर्ज पर डेमोक्रेसी को देखिएगा, तो ये मुझे लगता है कि एक भद्दा मजाक होगा इस देश के नागरिकों के साथ। और आपके इलेक्शन कमीशन की हालत यह है कि झारखंड जैसे 14 सीटों वाले पर आपको 5 चरण में चुनाव कराना पड़ता है। आप एक साथ जो है महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर और क्या नाम है हरियाणा के चुनाव नहीं करा पाते हैं, या हमेशा आप कहते हैं कि हमारे पास सिक्योरिटी फोर्स नहीं है, हमारे पास पर्सनल नहीं है। पिछले 10-12 सालों में तोड़ फोड़ की जितनी घटनाएं हुई, खरीद फरोख्त की जितनी घटनाएं हुई हैं, वो किस ओर कर रहा कि हम जो है पूरा चक्रवर्ती सम्राट जो होने की परंपरा हो रही है कि पूरे देश में हमारा ही होगा, है ना। कश्मीर से कन्याकुमारी तक सारा राज्य हमारा हो, दिल्ली हमारा। साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। साथियों, मोदी सरकार की कैबिनेट ने जिस प्रस्ताव पर मोहर लगाई है उसकी बहुत चर्चा है। वह है वन नेशन वन इलेक्शन, यानी कि एक देश एक चुनाव। वर्षों से इस देश में एक रंग की बात कही जाती रही है, एक निशान, एक संविधान, एक देश, ऐसी कई बातें एक रंग की कही जा रही है, यानी कि सब कुछ एक रंग में रंग जाए। वो रंग कैसा हो, क्या हो, यह बताने की हरगिज जरूरत मैं नहीं समझता। लेकिन इसका नुकसान क्या है दोस्तों? क्या यह व्यवहारिक है हमारे देश के लिए? ऐसे समय जब एक साथ कई स्टेट के चुनाव नहीं कराए जा सकते हैं, कई कारण बताए जाते हैं कि कर्मचारी नहीं है, उतने फोर्स नहीं है, उतनी मशीनें नहीं है, और हालांकि यह भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में भी नहीं था, तब अचानक कैबिनेट में इस प्रस्ताव को लाना, हालांकि अभी तो दिल्ली दूरस्थ वाली बात है, ये लोकसभा में आएगा, राज्यसभा में आएगा, विधेयक फिर पास होगा, उसके बाद यह कानून बन सकता है। एक लंबी प्रक्रिया है, संविधान में संशोधन भी करने पड़ेंगे। ऐसा दरअसल लाया क्यों गया, इसकी वजह क्या है? क्योंकि लाया यह भी जा सकता था कि सबको एक तरह की शिक्षा मिले, सबको एक तरह का इलाज मिले। यह सबसे महत्वपूर्ण है। हमारे देश में एक तरह की शिक्षा नहीं है, अलग अलग शिक्षा अलग अलग वर्गों के लिए है। ना इलाज एक तरह का मिल पा रहा है, इतना महंगा इलाज हो चुका है, एजुकेशन इतना महंगा हो चुका है। तो इसके लिए हमने सोचा कि सुधीर पाल से बेहतर कोई नहीं हो सकता। झारखंड में खास करके सीनियर जर्नलिस्ट है, कई अखबारों के संपादक रहे सुधीर पाल, और एडीआर से जुड़े हुए हैं, इलेक्शन वॉच से जुड़े हुए, इलेक्शन वॉच के वो जो है स्टेट कोऑर्डिनेटर है झारखंड के। तो हम उनसे बातचीत करेंगे दोस्तों, और समझने की कोशिश करेंगे, और आप भी समझिएगा कि आखिर मामला क्या है, इसका क्या फायदा है, लोग क्यों तनाव में हैं इसको लेकर। इससे पहले दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, और वीडियो धड़ाधड़ फटाफट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थोड़ी देर की ब्रेक दीजिए, उसके बाद फिर हम मिलते हैं। हाँ तो दोस्तों, हमारे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट सुधीर पाल जी, इलेक्शन वॉच के झारखंड स्टेट कोऑर्डिनेटर। सुधीर जी, वन नेशन वन इलेक्शन, इसे आप कितना व्यवहारिक मानते हैं? देखिए, मुझ जैसे सामान्य समझ वाले व्यक्ति के लिए वन नेशन वन इलेक्शन सुनने में तो काफी अच्छा लगता है, और खासकर एनडीए सरकार को वन नेशन वन राशन, वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन, इस ढंग की जो टर्मिनोलॉजी है ना, वो उनको बहुत पसंद है। तो सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन सुनने में अच्छा लगने से क्या होगा अगर वो व्यवहारिक नहीं है तो। भारत जैसे पॉपुलस कंट्री में, डाइवर्स कंट्री में, ज्योग्राफिकल टेरेन के हिसाब से देखें, फेडरल स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें, लोगों की अलग अलग जो रीजनल एस्पिरेशन है उसके हिसाब से देखें, तो यह एकदम से अव्यवहारिक निर्णय लगता है।
क्यों इससे खर्च नहीं बचेगा? देखिए, खर्च बचने के कई और सारे उपाय हो सकते हैं और खर्च बचाने के चक्कर में लोगों की डेमोक्रेटिक राइट को कमतर करना या डेमोक्रेटिक राइट को उतना महत्व नहीं देना, यह बहुत ही खतरनाक है। क्योंकि कल हो के आप ये भी कह सकते हैं कि चुनाव की क्या जरूरत है, बेवजह इसमें जो है 50-55 हजार करोड़ हर 5 साल में खर्च हो जाता है, तो जनता का पैसा बचेगा ये। लेकिन ये कभी नहीं कहते हैं कि जिस 5 साल में इलेक्शन कमीशन एक बार जो चुनाव कराती है, उस चुनाव का जो खर्च है वो खर्च देश भर के एमपी, एमएलए और विधायकों के सैलरी और दूसरे सुविधाओं के खर्च के बराबर है। कहने का मतलब कि ऑन एवरेज 8 से 10 हजार करोड़ रुपया हर साल केवल विधायकों, सांसदों की सुख सुविधा पर खर्च होती, और इतना ही पैसा करीब करीब इलेक्शन कमीशन का पूरे देश में चुनाव कराने में होता है। तो चॉइस हो सकता है कि भाई आप इस खर्च को कम कर दीजिए या घटा दीजिए और इलेक्शन जैसे चल रहा है उसको चलने दीजिए खर्च के आधार पर। दूसरा, मैं ये कह रहा हूं कि खर्च को डेमोक्रेसी में अगर खर्च के आधार पर आप चलिएगा तो कल होके आप जो है फिर लोक कल्याणकारी और लोगों के इंटाइटलमेंट पर भी प्रश्न चिन्ह उठाने लगेंगे और आपको लगेगा कि ये पीवीटीजी को पेंशन देने से हमको क्या फायदा, इनसे क्या मिलता है देश को, है ना। आपको लगेगा कि विकलांगों को पेंशन देने से क्या फायदा है, इनका क्या महत्व है, जीडीपी में इनका क्या कंट्रीब्यूशन है। आपको लगने लगेगा कि ये बीपीएल को राशन देने से क्या फायदा, जीडीपी में क्या कंट्रीब्यूशन। तो ये कंपनी तो है नहीं देश की, आप मुनाफे के तर्ज पर सोचेंगे कि खर्च कैसे कम किया जाए, कॉस्ट कटिंग के तर्ज पर डेमोक्रेसी को देखिएगा, तो ये मुझे लगता है कि एक भद्दा मजाक होगा इस देश के नागरिकों के साथ। लोकतंत्र के मूल्य कैसे कमजोर होते हैं इससे? इसको इस तरीके से समझिए कि हम क्यों कह रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन व्यवहारिक नहीं है। इसकी 3-4 कारणों की मैं बात कहूंगा। जैसे इस पूरी कमेटी ने जो बात कही और कैबिनेट ने जो अप्रूवल दिया, उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये कहा जा रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन होने से सरकारों में अस्थायित्व आएगा, पहला। दूसरा, ये कह रहे हैं कि इससे जो है विकास कार्यक्रम जो है प्रभावित नहीं होगा, और तीसरा कह रहे हैं कि खर्च जो है कम होगा। तो पहली बात पर हम आते हैं विकास कार्य प्रभावित होने पर। अमूमन आप देखिएगा कि इलेक्शन मोटे तौर पर 45-50 दिन की कवायद, जो आपका पूरा आचार संहिता का पीरियड होता है, और उससे थोड़े समय पहले एडमिनिस्ट्रेशन जरूर डिस्टर्ब होता है इलेक्शन की तैयारी को लेके, ट्रेनिंग को लेके, ये सारा है डिस्टर्ब होता है। लेकिन मेरा कहना है कि उसके बावजूद 4.5 साल तो आपके पास ठोस है जिसमें आप काम कर सकते हैं, लेकिन आप काम करते नहीं हैं, इसलिए आपको लगता है कि ये जो है हमारा जो है समय बर्बाद होता है। और दूसरी बात की आचार संहिता जो है केवल उन चीजों पर लागू होता है कि सरकार कोई लोक लुभावन नया कुछ इंट्रोड्यूस नहीं करे उस इलेक्शन के पीरियड में, इतना है। सरकार ये नहीं कहती है कि सड़क बन रहा है तो उसको बंद कर दीजिए, सरकार ये नहीं कहती है कि राशन जो दे रहे थे उसको बंद कर दीजिए, सरकार ये नहीं कह रही है कि मिड डे मील बंद कर दीजिए। सिर्फ नई पॉलिसी नहीं ला सकते, नई चीजें आप नहीं ला सकते, इतना ही। दूसरा, मुझे ये कहना है कि आप जिस खर्च बचाने की बात कर रहे हैं, आप अपने बजट का 40% से ज्यादा तो खर्च ही नहीं कर पाते। 60% आपका हमेशा लैप्स होता है ऑन एवरेज। अगर आप देखेंगे अलग अलग राज्यों की हालत जो है कमोबेश सबकी सेम है कि 100% बजट यूटिलाइजेशन आपका नहीं होता। तो आपके पास जितना पैसा है उतना आप कल्याण या विकास के कार्यक्रम में नहीं लगा पाते हैं। तो ये तर्क देना कि इससे विकास कार्यक्रम प्रभावित होता है, ये बहुत युक्ति प्रद जो है नहीं लगता है, संगत नहीं समझ में आता है। दूसरा, आपने कहा कि सरकार में अस्थायित्व आएगी। मेरा प्रश्न ये है कि कौन इस बात की गारंटी लेगा कि सरकारें 5 साल के भीतर जो है नहीं गिरेंगी, ये कौन गारंटी? महत्वपूर्ण सवाल है। और दूसरा कि अगर गिर गई तो आप क्या कीजिएगा? राष्ट्रपति शासन लगाइएगा, या जैसे नगर निकायों में आप कहते हैं कि प्रशासक बहाल हो जाता है और जनप्रतिनिधि हट जाते हैं, या पंचायतों में जैसे आप करते हैं कि ब्यूरोक्रेटिक पूरा राज हो जाता है, क्या इस ढंग से करेंगे? तो राज्य के केस में संविधान के पास इतना ही स्पेस है कि आप राष्ट्रपति शासन लगाइए, इससे ज्यादा का स्पेस नहीं है।
तो मुझे लग रहा है कि ये अव्यवहारिक है। अभी तीसरी बात आप इसमें नहीं, साथ में सुधीर जी लोकतांत्रिक महत्व तो फिर घटेंगे ना, जनप्रतिनिधियों का महत्व घटेगा। जनप्रतिनिधियों का महत्व घटेगा। और दूसरा मैं कह रहा हूं कि हमारे फेडरल स्ट्रक्चर की खासियत ये है, और जब दोनों चुनाव अलग होते हैं तो इसकी खास बातें क्या होती हैं कि जब आप विधानसभा के चुनाव में जाते हैं तो जो नागरिक होता है, जो वोटर होता है, वो लोकल एस्पिरेशन के आधार पर, लोकल जरूरतों के आधार पर अपने सरकार के परफॉर्मेंस की रेटिंग करता है कि भाई मेरे राज्य में बिजली देने में ये सफल हो पाई कि नहीं, सड़क बेहतर देने में सफल हो पाई कि नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ केयर करने में सफल हो पाई कि नहीं। वोट इस पर होते हैं, यानी स्थानीय मुद्दों पर होते हैं। लेकिन जब आप वन नेशन वन इलेक्शन कीजिएगा तो फिर पूरे देश में चुनाव तो कश्मीर, पाकिस्तान और इन जंग के उलूल जुलूल मुद्दों पर होगा। सरकारों के लिए राहत हो जाएगी कि सरकार जो है अपनी जिम्मेवारी से पीछे हट जाएगा, क्योंकि वो कहेगा कि भाई हमने तो कभी वादा नहीं किया था कि आपको सड़क देंगे, हमने तो वादा नहीं किया था कि स्कूल देंगे, हमने वादा नहीं किया था कि आपके क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है, हमने तो आपने तो वोट जो दिया है वो गैर जरूरी मुद्दों पर दिया। तो इस वजह से कि जो 80 के बाद देश में बड़ा बदलाव आया, जहां क्षेत्रीय दल और क्षेत्रीय आकांक्षाएं ज्यादा प्रबल राजनीति में हुई है और क्षेत्रीय दल ज्यादा प्रबल हुई है, और हाशिए का समुदाय जो कमजोर तबका है, एसटी एससी ओबीसी, ये इलेक्शन में एक डिसाइसिव फोर्स है। उनके मुद्दे, उनके सवाल, और ऐसे सवाल जो आम आदमी के सरोकार के हैं, उनसे ध्यान भटकेगा और वो कहीं मार्जिनलाइज्ड हो जाएगा। ये सबसे बड़ा खतरा है। इसके साथ साथ दूसरी बड़ी खतरा जो है कि इस वन नेशन वन इलेक्शन का सबसे बड़ा असर पड़ेगा कि जब क्षेत्रीय दल, जो छोटे दल और निर्दलीय जो है, उनके लिए स्पेस एकदम से खत्म हो जाएगा। क्योंकि आप यकीन मानिए कि अभी जो लोकसभा चुनाव हुए, जेएमएम जैसे दल की हालत क्या थी कि अपने विधायकों में से ही उनको कैंडिडेट चुनने की नौबत आई, या छोटे दलों के साथ यही दिक्कत। तो ये व्यवहारिकता की दृष्टि से देखिए तो छोटे दलों के लिए ये जो है खतरनाक है। लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि यह अव्यवहारिक इसलिए भी है क्योंकि कमिटी ने जो रिपोर्ट दी और उनमें जिन देशों का उल्लेख उन्होंने किया, जर्मनी का, बेल्जियम का, फिलीपींस का, ऐसे देशों के उदाहरण, छोटे देश है। हाँ, ये सारे देश वो हैं जिनकी पॉपुलेशन 10 करोड़ से ज्यादा की नहीं जी। आपके यहाँ 2024 के चुनाव में 96 करोड़ से ज्यादा केवल मतदाता रहे, 96 करोड़ से ज्यादा जो है हमारे वोटर। तो 96 करोड़ वोटर को अगर वन नेशन वन इलेक्शन के तहत देखा जाए, जहां विधानसभा और लोकसभा का चुनाव एक साथ कराएंगे, तो इसका मतलब कि आपको नंबर ऑफ पोलिंग स्टेशन, जो आज की तारीख में 1 मिलियन इस बार हुआ है ना, 10 लाख से पोलिंग स्टेशन था, और ऑन एवरेज एक पोलिंग स्टेशन पर लगभग 1000 मतदाताओं का नाम होता है। तो इसका मतलब कि जब 2 वोट हमको डालने की जरूरत पड़ेगी तो आपको पोलिंग स्टेशन की संख्या और पोलिंग स्टेशन में जो मतदाता है उनकी संख्या आपको कम करनी पड़ेगी। पोलिंग स्टेशन बढ़ाने पड़ेंगे, मतदाताओं की संख्या जो है कम करनी पड़ेगी। दूसरी, इस इलेक्शन में 5.5 मिलियन आपको जो है ईवीएम की जरूरत पड़ी थी, तो फिर ईवीएम बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि जो इलेक्शन पर्सनल है, तो लगभग जो है 15 मिलियन जो है इलेक्शन पर्सनल लगे थे, सिक्योरिटी फोर्सेस और चुनाव कराने वाले सारे लोगों को अगर मिला लें तो इतने मिलियन जो है लोग लगे। तो अब जब एक साथ आप करने जाएंगे तो ये एक बड़ी कवायद होगी जो शायद संभव नहीं। और आपके इलेक्शन कमीशन की हालत यह है कि झारखंड जैसे 14 सीटों वाले पर आपको 5 चरण में चुनाव कराना पड़ता है। आप एक साथ जो है महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर और क्या नाम है, हरियाणा के चुनाव नहीं करा पाते हैं, या हमेशा आप कहते हैं कि हमारे पास सिक्योरिटी फोर्स नहीं है, हमारे पास पर्सनल नहीं है, तो ये दिक्कतें होती जी। तो ये व्यवहारिक दिक्कत है जिसको समझने की जरूरत है। और दूसरी बात कि इलेक्शन खर्च की जो बात है, तो इलेक्शन खर्च अगर आप देखेंगे तो वैधानिक खर्च तो लगभग 4000 करोड़ के आसपास। 2014 के चुनाव में 2%, जो 1.5 लाख करोड़ के आसपास हमारा उस समय जीडीपी था, उसका 2% इलेक्शन कमीशन या सरकारी खर्च मानिए। और अभी का जो आंकड़ा है
वो लगभग 700 रुपये पॉलिटिकल पार्टीज हर वोटर पर खर्च करता है, और जो अद्यतन आंकड़ा लोग बताते हैं वो 55,000 करोड़ के आसपास होता है। अगर हम इलेक्शन कमीशन, चूंकि इलेक्शन पूरा एक देखेंगे सरकारी खर्च है और दूसरा पॉलिटिकल पार्टीज का खर्च है, तो इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों को देखें तो पहले इलेक्शन में पर वोटर 6 पैसा खर्च हुआ था। 2009 के चुनाव में ये खर्च 14.5 रुपया हुआ, और 2014 के चुनाव में ये 46 रुपया हुआ पर वोटर, है ना। तो ये रेशियो हमारा है। तो मैं ये कह रहा हूं कि खर्च इतना बड़ा इशू नहीं है जितना बड़ा आप इसको बता रहे हैं। और हाल के दिनों में चुनाव का खर्च इसलिए बढ़ा है कि 9 के बाद आपने स्वीप कार्यक्रम शुरू किया, वोटर अवेयरनेस का कार्यक्रम ईसीआई शुरू की है, और आज की तारीख में इलेक्शन कंडक्ट कराने से ज्यादा बजट जो है स्वीप का है। तो कहने का मतलब ये है कि ये डेमोक्रेसी का पूरा जो पर्व आप कह रहे हैं, तो अगर वाकई पर्व है तो इतना जो 150 करोड़ के आसपास की जनसंख्या वाला देश हमारा होने जा रहा है, तो ये 10,000 8,000 करोड़ का खर्च जो है बर्दाश्त करना कोई मुश्किल बात नहीं है। इस लाइन में सोचा जाना चाहिए। ठीक, कहीं ये तो आपको नहीं लगता, इसकी आशंका तो प्रबल नहीं है कि कहीं अधिनायकवाद की ओर तो हम नहीं जा रहे हैं, जो कहा जाता रहा है कि एक झंडा, एक विधान, एक निशान, एक पार्टी, और अंततः ये बात वहां तक ना पहुंच जाए कि एक नेता तक। आप इसे किस रूप में देखते हैं? देखिए ना, मैं इसको इस तरीके से देखता हूं कि आप फिलीपींस की बात कर रहे हैं, आप जर्मनी की बात कर रहे हैं, है ना। अब फिलीपींस में 50% जो वोटिंग होता है वो प्रोपोर्शनल वोटिंग है। कहने का मतलब कि एफपीटीपी नहीं है वहां, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट जो है वो वहां नहीं है ना। तो वहां जब प्रोपोर्शनल चुनाव होता है, समानुपातिक जिसको हम कहते हैं, या जर्मनी का पूरा चुनाव हुई तो प्रोपोर्शनल है, तो आपने केवल उसके एक साथ एमपी, एमएलए, मेयर, काउंटी सबका चुनाव का तो देखा, आपने ये रिकमेंडेशन नहीं किया कि देश को प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की तरफ जो है बढ़ना चाहिए। ये रिकमेंडेशन आपने नहीं किया, क्योंकि इससे जो अस्थायित्व की बात कर रहे हैं, ये अस्थायित्व इससे ज्यादा बढ़ता है। ये अस्थायित्व के साथ साथ डाइवर्सिटी को सबसे ज्यादा एड्रेस करता है कि जहां आप समूह के विभिन्न जो छोटे समूह है उसके लिए आप सीटें जो है रिजर्व करते हैं, उसके लिए आप जो है स्पेस निकालते हैं। तो रिकमेंडेशन में ये नहीं आया। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि ये जो देश है बहुत छोटे देश हैं, इनसे हमारा कोई मुकाबला नहीं हो सकता। तो इस लाइन में सोचना चाहिए। दूसरी बात कि हम इसको चुनाव सुधार की दिशा में एक कदम मानते हैं, और शायद सरकार भी इसको मानती है, तभी वो कह रही है कि खर्च हम बता। तो मेरे विचार से सरकार का ही दायित्व बनता है कि 10वीं अनुसूची के तहत, जिसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल, बेजा इस्तेमाल जो है केंद्र सरकार ही करती है ना। राज्यों के अस्थिर करने में सबसे बड़ी भूमिका आज भी और पहले भी केंद्र सरकारों की ही रही है। जब केंद्र और राज्य में अलग अलग सरकार होती है तो कोशिश यही रहती है कि कैसे टपल डाउन किया जाए राज्य की सरकारों को, और अस्थिरता तो इसकी वजह से हो रही। दूसरा कि 10th शेड्यूल के जो प्रोविजंस है या 10th शेड्यूल के तहत जो कार्रवाई होनी चाहिए, ये पॉलिटिकल डिसऑनेस्टी है कि 10th शेड्यूल के तहत जो है पूरा टेन्योर गुजर जाता है, आप कार्रवाई नहीं करते। तो एक नियम जो बना हुआ है, एक कानून जो है जिसमें यह ताकत है कि वो दल बदल के बहाने जो है सरकार को गिराने पर रोक लगाने की स्थिति में है, उस कानून को आप इस्तेमाल करने की या उसको और कैसे सख्ती से लागू किया जाए, इस पर आप बात नहीं करते हैं। उसकी जगह आपको वन नेशन वन इलेक्शन दिखता है, जो मुझे लगता है कि अव्यवहारिक। नहीं, हमारा सवाल था कि अधिनायकवाद की ओर तो नहीं बढ़ता कदम है ये सवाल। मैं तो यही कह रहा हूं कि ये मैंने क्यों कहा कि आप को स्थिरता चाहिए सरकार में, तो स्थिरता के लिए तो जरूरी है कि भाई केंद्र जो है राज्यों की स्वतंत्रता को बहाल करे। आपके हिसाब से अगर नहीं है तो उसको गिराए नहीं। पिछले 10-12 सालों में तोड़ फोड़ की जितनी घटनाएं हुई, खरीद फरोख्त की जितनी घटनाएं हुई हैं, वो किस ओर कर रहा कि हम जो है पूरा चक्रवर्ती सम्राट जो होने की परंपरा हो रही है कि पूरे देश में हमारा ही होगा, है ना। कश्मीर से कन्याकुमारी तक सारा राज्य हमारा हो, दिल्ली हमारा हो, ये जो प्रवृत्ति है, तो ये प्रवृत्ति ज्यादा खतरनाक है। और वन नेशन वन इलेक्शन जो है
जब होगा तो जिस अधिनायकवाद शब्द की आप बात कर रहे हैं, अधिनायकवाद शब्द, लोग पुतिन का जिक्र कर रहे हैं आजकल, रशिया के जो राष्ट्रपति हैं। जी, तो अधिनायकवाद शब्द कितना अप्रोप्रिएट होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि वन नेशन वन इलेक्शन का सबसे बड़ा खतरा ये होगा कि आंकड़े ये बताते हैं कि जो सरकार, जो पार्टी केंद्र में रहती है या जो राष्ट्रीय दल है जी, उनको जो है इस ढंग के चुनाव में एज मिलता है जी। और ये कहा जाता है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन टाइप का स्थिति नहीं बनती है तो 46-66% कम गुंजाइश होती है केंद्रीय सरकार को दोबारा चुनाव में हर राज्य में आने में जी। लेकिन अगर एक साथ चुनाव कराया जाए तो जो राष्ट्रीय दल है या केंद्र में जो सरकार है उसकी प्रोबेबिलिटी जो है 90+% होती है। इसका मतलब ये हुआ कि रीजनल वॉइसेस जो है आपकी कमजोर होती है और राष्ट्रीय वॉइस जो है, नेशनल एजेंडा जो है वो हावी होता है और कहीं ना कहीं वो एक खास कल्ट तैयार करता है, एक खास तरह के नेता की वकालत करता है। और संभव है कि चूंकि एनडीए या बीजेपी की जो लिंक लाइन है, जो विचारधारा, वो इसमें भरोसा भी करती है कि प्रेसिडेंशियल टाइप का सिस्टम कोई होना चाहिए, जिसकी वकालत जो वो हमेशा से करते रहते हैं। प्रेसिडेंशियल सिस्टम को वो बताते हैं कि ये अस्थाई वाला सिस्टम है। तो मे बी कि हिडन एजेंडा ये भी हो। एक सवाल है सुदेव जी, वो ये है कि अगर ऐसा होता है, मान लीजिए जी, तो क्या जो क्षेत्रीय दल के अलग मुद्दे हैं वो तो गौण हो जाएंगे फिर? वही तो मैंने पहले भी आपको कहा जी कि 80 के बाद जो देश में बड़ा बदलाव हुआ है कि जहां मार्जिनलाइज्ड वॉइस जो है राजनीति के केंद्र में आ गया जी, है ना। तो ये जो ताकत है, ये ताकत एक ढंग से डिमिनिश होगा, कमजोर होगा। ये सबसे बड़ा वन नेशन वन इलेक्शन का खतरा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अब इसकी तकनीकी पक्ष में अगर हम जाएं तो वन नेशन वन इलेक्शन करने में दिक्कत यह है कि आप केवल विधानसभा और लोकसभा की बात कर रहे हैं, आप पंचायतों की बात नहीं कर रहे हैं, नगर निकायों की बात नहीं कर रहे हैं, 6 शेड्यूल के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसकी बात नहीं कर रहे हैं। और ये सारे चुनाव जो है वो राज्य के अधिकार क्षेत्र में वो ईसीआई नहीं कराता है। तो इसका मतलब कि इसको लागू करने के लिए आपको बहुत सारे संवैधानिक संशोधन की जरूरत पड़ेगी, बहुत सारे कानून में फेरबदल की जरूरत पड़ेगी और कई जगह पर राज्यों की सहमति की भी आपको जरूरत पड़ेगी। तो जिस ढंग से कल से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं रीजनल पार्टीज की, मुझे नहीं लगता है कि ये इतना आसान होगा। निश्चित तौर पर एक जैसे कहा जाए ना कि जब नई संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था तो रातों रात ऐसा लगा कि अब तो महिला आरक्षण मिल ही गया, लेकिन उन्होंने कहा कि 2029, है ना। तो इसी ढंग से ये एक सिगुफा है जिसको छोड़ा गया है। इनको भी पता है कि अभी इसमें आगे जाना जो है इतना आसान नहीं है, लेकिन ये थोड़ा अपने वोटर्स या अपने कैडर्स को उत्साहित और उत्तेजित करने के लिए ये अच्छा इनिशिएटिव। यानी कि आपका कहना है कि अभी जहां जहां चुनाव हो रहे हैं जी, वहां भाजपा को इसका लाभ मिल सकता है? मुझे नहीं लग रहा है कि जहां तक मेरी जानकारी है कि जो पूरा का पूरा नैरेटिव सेट है, बहुत असर इसका होगा, आई डाउट। अच्छा, आपने कहा कि क्षेत्रीय दल प्रभावित होंगे, लेकिन जो घटक है एनडीए के, जैसे जदयू है, टीडीपी है और लोजपा है, चिराग पासवान वाला गुट, तो उन लोगों ने खुलकर इसका विरोध नहीं किया है, बल्कि चिराग पासवान तो समर्थन में आए हैं। ऐसा क्यों? नहीं, देखिए है क्या कि आप अलायंस में हैं तो आपकी तो मजबूरी होती है। ये उनकी मजबूरी है या तो उनकी नादानी है, हम तो इतना ही कहेंगे, क्योंकि बड़ा मुद्दा है ना ये। हाँ, तो देश का सवाल, या तो उनकी नादानी है या उनकी मजबूरी है, दो ही चीज हो सकता है। क्योंकि कोई भी सेंसेबल आदमी अगर इंडिपेंडेंट सोच रखता हो तो वो कभी भी नहीं कहेगा कि वन नेशन वन इलेक्शन जो है संभव है या व्यवहारिक है। सुधीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद।